गुड मॉर्निंग एवरीवन। 3 एंड 4 सितंबर 2023 के यूपीएससी आईएएस करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं उनके चर्चा करेंगे। फर्स्ट न्यूज़, इसरो ने PSLV C57 से भारत के पहले ऑनशोर मिशन आदित्य L1 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष में स्थापित वेधशाला श्रेणी का पहला भारतीय सौर मिशन आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष में स्थापित वेधशाला श्रेणी का पहला भारतीय सौर मिशन है। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं। लेजर पॉइंट अन्य बिंदु। आदित्य L1 इसके मुख्य बिंदु का उद्देश्य में फर्स्ट उद्देश्य कोरोनल हिंटिंग और सौर भवनों को त्वरण को समझना, कोरोनल मास इंजेक्शन CME एवं सौर ऊर्ज्वालाओं की उत्पत्ति की परिघटनाओं और पृथ्वी के निकट के अंतरिक्ष मौसम को समझना, सौर पवन के वितरण और अलग अलग दिशाओं में तापमान संबंधी विविधताओं, टेम्परेचर्स, एनिसोट्रॉपी को समझना आदि। आदित्य L1 के विद्युत चुंबकीय और पार्टिकल्स डिटेक्टर्स की सहायता से सूर्य के फोटोस्फीयर या क्रोमोस्फीयर और सबसे बाहरी परत कोरोना का पर्यवेक्षण करना है। इसके लिए यह अपने साथ 7 पेलोड्स ले गया है। आदित्य L1 अपनी 4 महीने की यात्रा के बाद सूर्य एवं पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण प्रणाली के लैग्रेंजियन पॉइंट L1 के चारों ओर प्रभामंडल कक्षा हेलो ऑर्बिट में स्थापित हो जाएगा। लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। लैग्रेंज पॉइंट्स दो विशाल द्रव्यमानों वाले पिंडों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और किसी छोटे पिंड को उनके साथ साथ घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल दोनों बराबर होते हैं। इस प्रकार यहाँ पर स्थापित उपग्रह अपने नियत बिंदु पर बने रहते हैं। 5 चैलेंजेस बिंदुओं में से L1, L2 और L3 अस्थिर है तथा L4 और L5 स्थिर है। हालांकि L1 और L2 इतने भी अस्थिर नहीं है कि किसी अंतरिक्ष यान को इनके पास स्थापित नहीं किया जा सकते। अस्थिर लैग्रेंज बिंदु बड़े द्रव्यमान वाले 2 पिंडों के केंद्रों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा पर स्थित होते हैं। स्थिर लैग्रेंज बिंदु बड़े द्रव्यमान वाले 2 पिंड के केंद्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा के आधार पर निर्मित 2 समबाहु त्रिभुजों के शीर्ष पर होते हैं। L1 पॉइंट के लाभ, यहाँ से बिना किसी अवरोध ग्रहण परिघटना के लगातार सूर्य का पर्यवेक्षण संभव है। यहाँ पर स्थापित सैटेलाइट आदि के ईंधन की कम खपत होती है। सोलर, हम यहाँ पे देखते हैं, सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स SOHO मिशन ने L1 पॉइंट पर स्थापित किया गया है। यह नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का संयुक्त मिशन है। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और L2 पॉइंट पर स्थापित किया गया है। अब दूसरी खबर, महत्वपूर्ण न्यूज़ को हम देखते हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को लॉजिस्टिक नीति तैयार करने को कहा है। राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति NLP के अनुरूप राज्य लॉजिस्टिक नीति SLP तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब तक कुल 22 राज्यों में अपनी लॉजिस्टिक नीति अधिसूचित की है। SLP की आवश्यकता क्यों है? यह राज्य स्तर पर सार्वजनिक नीतियों में लॉजिस्टिक पर समग्र ध्यान को केंद्रित करने में सहायता होगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ावा मिलेगा। लॉजिस्टिक उद्योग को अपनी कुशल बनाने और इसकी लागत को कम करने में मदद मिलेगी। भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में लॉजिस्टिक क्षेत्र का योगदान लगभग 14.4% तक रहने का अनुमान है। लॉजिस्टिक क्षेत्र में असंगठित क्षेत्रों की हिस्सेदारी 90% की से अधिक है। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत 139वें देशों की सूची में 38वें स्थान पर रहा है। भारतीय लॉजिस्टिक क्षेत्र के समक्ष चुनौतियां, लॉजिस्टिक की उच्च लागत वैश्विक बाजार में भारतीय व्यवसायों की प्रतिस्पर्धाओं को प्रभावित करती है। सूचना प्रौद्योगिकी मानकों का अभाव और प्रौद्योगिकी का अकुशल उपयोग जारी है। रखरखाव एवं भंडारण की सुविधाएं अपर्याप्त है। लॉजिस्टिक क्षेत्र के सुधार के लिए सरकार द्वारा की गई पहले NLP 2022 के लॉजिस्टिक लागत को GDP के 14 से 18% से घटाकर 2030 तक 8% तक किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। PM गति शक्ति इसी लॉजिस्टिक लागत को कम करने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए नेशनल मास्टर प्लान के रूप में तैयार किया गया है। परिवहन में होने वाले विलंब को कम करने के लिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की गई है। लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार के लिए लॉजिस्टिक दक्षता संवर्धन कार्यक्रम और वाहन बेड़ा आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।
अंटार्कटिकाफिकेशन, अटलांटिफिकेशन आर्कटिक महासागर को अधिक खारा और गर्म बना रहा है। सरल शब्दों में कहें तो आर्कटिक में अटलांटिक जल का बढ़ता प्रभाव ही अटलांटिफिकेशन है। इस प्रक्रिया के तहत अटलांटिक महासागर के गर्म जल की काफ़ी मात्रा आर्कटिक महासागर में पहुंच रही है। इससे आर्कटिक महासागर के निकट अवस्थित बैरेंट सागर के कुछ भाग में अटलांटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। आर्कटिक महासागर की ऊपरी परत सामान्यतः समुद्री हिमावरण से ढकी हुई होती है। इस हिमावरण के नीचे ठंडे ताजे जल की परत मौजूद होती है। इस परत के नीचे अटलांटिक महासागर से तुलनात्मक रूप से गर्म और खारे जल की आपूर्ति होती रहती है। जलीय लवणता में मौजूदा इस अंतर के परिणामस्वरूप ठंडे ताजे जल की परत और गर्म व खारे जल की परत आपस में नहीं मिलती है। इससे ठंडे ताजे जल की परत के ऊपर मौजूदा हिमावरण अटलांटिक से आने वाले गर्म जल के संपर्क में नहीं आता है और हिमावरण पिघलने से बचा रहता है। हालांकि हाल ही में दशकों में आर्कटिक हिमावरण में तेजी से गिरावट पिघलने के कारण आर्कटिक महासागर में मौजूदा जल अलग अलग परतें आपस में मिल रही है। इससे अटलांटिफिकेशन को बढ़ावा मिल रहा है। अटलांटिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू होने से आर्कटिक हिमावरण और अधिक तेजी से पिघलने लगता है, तर इससे अटलांटिफिकेशन का स्तर बढ़ता जा रहा है। शोधकर्ताओं का मानना है कि अटलांटिफिकेशन के लिए आर्कटिक द्विध्रुव आर्कटिक डिपोल नामक एक प्रक्रिया उत्तरदायी है। इस प्रक्रिया के तहत उत्तरी अमेरिका के उत्तर प्रति चक्रवाती पवनों एवं यूरेशिया के ऊपर चक्रवाती पवनों की मौजूदगी होती है। आर्कटिक द्विध्रुव की स्थिति लगभग 15 साल के चक्र में परस्पर बदलती रहती है। आर्कटिक द्विध्रुव का धनात्मक चरण यह फ्रेम स्ट्रेट फ्रेम जल संधि से होते हुए आर्कटिक में अटलांटिक जल को पहुँचने से रोककर आर्कटिक हिमावरण के पिघलने की दर को धीमा करने में योगदान देता है। आर्कटिक द्विध्रुव का ऋणात्मक चरण इससे आर्कटिक हिमावरण को पिघलने की दर और तेज हो जाती है। अब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी के अपशिष्ट जल समस्या को समाधान में बदलना शीर्षक की इस रिपोर्ट जारी की है। शीर्षक ने एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट ग्लोबल वेस्ट वाटर इनिशिएटिव ने तैयार की है। GWWI ग्लोबल वेस्ट वाटर इनिशिएटिव एक वैश्विक मंच है। यह अपशिष्ट जल प्रदूषण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां, गैर सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्र आदि को एक साथ लाता है। अपशिष्ट जल निम्नलिखित एक या एक से अधिक प्रदूषकों का संयोजन होता है। घरेलू अपशिष्ट जल, इसमें ब्लैक वाटर, मल मूत्र और मल गाद, ग्रे वाटर, रसोई या स्नानागार से निकलने वाला अपशिष्ट जल शामिल होता है। अस्पतालों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से निकलने वाला अपशिष्ट जल, औद्योगिक अपशिष्ट, वर्षा जल और अन्य स्रोतों से बाहरी शहरी अपशिष्ट जल प्रवाह, कृषि में प्रयुक्त अधिशेष जल या अन्य अपवाह। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु: विश्व में उपचारित अपशिष्ट जल के केवल 11% हिस्सा ही फिर से उपयोग किया जा सकता है। लगभग 50% अनौपचारिक अपशिष्ट जल पर्यावरण में बहा दिया जाता है। अपशिष्ट जल लगभग 50 करोड़ लोगों की वैकल्पिक ऊर्जा प्रदान कर सकता है, साथ ही वैश्विक उर्वरक उपयोग में 10% की अधिक से भरपाई कर सकता है। इसके अतिरिक्त इसके लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई की जा सकती है। अपशिष्ट जल से प्राप्त किए जाने सकने वाले अन्य संसाधन कागज, पॉलीमर, कीटनाशक, रबर, पेंट, बायोडीजल, खाद्य संरक्षक और फ्लेवर्स, अग्निरोधक एवं जल रोधक वस्त्र, आभूषण आदि के उत्पादन से लिए कच्चा माल। भारत में अपशिष्ट जल के फिर से उपयोग में मौजूदा बाधाएं: केंद्र, राज्यों और स्थानीय सरकारी निकायों के बीच जिम्मेदारियों के मामले में स्थिति स्पष्ट नहीं होना, अपशिष्ट जल के उपयोग के लिए पर्याप्त तकनीकी डिजाइन विद्यमान नहीं होना, परियोजना के कार्यान्वयन में देरी होती है, पर्याप्त मात्रा में वित्त पोषण का अभाव है आदि। रिपोर्ट में की गई प्रमुख सिफारिशें अपशिष्ट जल के उपयोग को लक्ष्य आधारित विनियम तैयार करने के चाहिए, जिससे कि राष्ट्रीय पुनः उपयोग मानकों को भी परिभाषित किया जाना चाहिए। सीवेज उपचार और फिर से उपयोग की सहायता प्रौद्योगिकियों पर विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आवश्यकता है। प्रभावी वित्त पोषण तंत्र विकसित करने की ज़रूरत है ताकि लागत के अधिक से अधिक रिकवरी की जा सके। डेलाइट्स नेस्कॉम्स एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सूचना प्रौद्योगिकी IT उद्योग 7वें प्रमुख केंद्रों में नए शहरों
की ओर स्थानांतरित हो रहा है। यह रिपोर्ट भारत के उभरते प्रौद्योगिकी केंद्र सीसर्ग के तहत जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के प्रौद्योगिकी उद्योग का विकेंद्रीकरण हो रहा है। अब यह महानगरीय केंद्रों का सहित 7 प्रमुख केंद्रों के 26 बड़े शहरों में स्थानांतरित हो रहा है। इन शहरों में चंडीगढ़, कानपुर, अहमदाबाद जैसे टियर 2 और टियर 3 शहर भी शामिल है। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु: प्रौद्योगिकी उद्योग में कार्यरत 5.4 मिलियन लोगों में से अधिकतर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे 7 प्रमुख शहरों में केंद्रित है। प्रमुख क्षेत्रों के कार्यरत 60% स्नातक छोटे शहरों में आते हैं। इसमें से 30% लोग स्नातक के बाद रोजगार के लिए टियर 1 शहरों में स्थानांतरित हो जाते हैं। IT कंपनियां उभरते शहरी केंद्रों में से अपना व्यवसाय क्यों स्थानांतरित कर रही हैं? बड़े शहरी केंद्रों से व्यवसाय संचालन की लागत तेजी से बढ़ी है। उदाहरण के लिए रियल एस्टेट लागत में 60 से 80% की वृद्धि हुई है। छोटे शहरों में कम लागत पर कुशल प्रतिभा पुल आसानी से मिल रहे हैं। वर्तमान में 11 से 15% प्रौद्योगिकियां आधारित प्रतिभाएं टियर 2 और टियर 3 शहरों में मौजूद है। छोटे शहरों में बुनियादी ढांचे को तेजी से विकास हो रहा है, साथ ही वहां विविध कौशल युक्त प्रतिभाएं मौजूद है और स्टार्टअप भी बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा सरकार के स्मार्ट शहर, टेक्नोलॉजी पार्क और इनोवेशन सेंटर्स जैसी पहल भी आरंभ की गई है, जो इन शहरों को उद्योग के विकास के लिए अनुकूल बना रही है। नए उभरते शहरी केंद्रों के स्टार्टअप्स और इंक्यूबेटर्स की संख्या बढ़ रही है। वर्ष 2022 में स्थापित टेक स्टार्टअप्स के 39% स्टार्टअप उभरते शहरी केंद्रों में स्थित हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के 3 वर्ष पूरे हुए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने 2020 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र में सतत और उत्तरदायित्वपूर्ण विकास के माध्यम से नीली क्रांति को लाना है। PMMSY को सभी राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों को क्रियान्वित किया जा रहा है। इसी अवधि वित्तीय वर्ष 2020-21 में वित्तीय वर्ष 2024-25 5 साल तक रहेगी। PMMSY को आत्मनिर्भर भारत के पैकेज पर हिस्से के रूप में शुरू किया गया था। इससे 20,050 करोड़ रुपए का निवेश निर्धारित किया गया था, जो इस क्षेत्र का अब तक का सर्वाधिक निवेश है। जो इससे 2 घटक हैं, अर्थात केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं CS और केंद्र प्रायोजित योजना CSS। PMMSY के लक्ष्य: वर्ष 2024-25 तक मछली उत्पादन बढ़ाकर 22 मिलियन मीट्रिक टन करना है। कृषि सकल घरेलू मुख्य वर्धित GVA के मत्स्य पालन क्षेत्र में GVA का योगदान 9% तक बढ़ाना। उत्पादन के बाद होने वाले नुकसान को 20 से 25% से घटाकर लगभग 10% तक लाना है। PMMSY की उपलब्धियां: मत्स्य क्षेत्र में 2019-20 से बढ़कर 2021-22 तक 14.3% की प्रभावशाली वृद्धि देखी गई है। पात्र मछुआरों और अन्य मत्स्य पालकों को 1.42 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। वर्ष 2013-14 में 2021-22 को भारत में वार्षिक मत्स्य उत्पादन 66.69 लाख टन की वृद्धि देखी गई है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है, जो वैश्विक मत्स्य उत्पादन में 8% का योगदान देता है। इसके अलावा भारत जलीय कृषि उत्पादन में विश्व के दूसरे स्थान पर है। जलीय कृषि उत्पादन में विश्व के दूसरे स्थान पर है। PMSY के कुछ मुख्य उद्देश्यों को हम देखते हैं। फर्स्ट होते हैं मत्स्य पालन का क्षमता का दोहन करना, मत्स्य पालन क्षमता का दोहन करना। सेकेंड, मूल्य श्रृंखला का आधुनिकीकरण, उत्पादन के बाद का प्रबंधन और गुणवत्ता में सुधार करना। मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना। इसके बाद मजबूत मत्स्य प्रबंधन को विनियामक ढांचे का निर्माण करना। मछुआरों और मत्स्य पालकों किसान की आय का उत्पादन का दोगुना करना, ताकि रोजगार का अवसर पैदा हो सके। अब कुछ अन्य सुर्खियों की बात करते हैं। शहरी अवसंरचना विकास निधि UIDF, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने UIDF के तहत संचालित परियोजनाओं को वित्तीय पोषण के लिए ऋण की पहली किस्त जारी करेगा। प्राथमिकता क्षेत्र के लिए निर्धारित ऋण लक्ष्य को वितरण की कमी देखते हुए केंद्रीय बजट 2023-24 में UIDF की स्थापना की घोषणा की गई है। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक कर रहा है। इसे 10 करोड़ रुपए की शुरुआती कोष के साथ परिचालित किया गया है। इसका उपयोग सार्वजनिक एजेंसियां टियर 2 और टियर 3 शहरों व शहरी अवसंरचनाओं के निर्माण के लिए करेगी। इससे मौजूदा ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के तर्ज पर संचालित किया गया है।
दूसरी कृषि अवसंरचना विकास उपकर AIDC का प्रस्ताव केंद्रीय बजट 2021-22 में किया गया था। इसका उद्देश्य कृषि अवसंरचना का विकास पर खर्च, वित्तीय पोषण के लिए धन जुटाना है। इसे सोना, चांदी, आयातित सेब, आयातित शराब आदि सहित कई उत्पादों पर लगाए जाने वाले प्रस्ताव किया गया था। उपकर एक प्रकार का विशेष प्रायोजन उद्देश्य कर है। इसे मूल कर दरों के ऊपर लगाया जाता है। संविधान के आर्टिकल 270 से 271, अनुच्छेद 270 और 271 केंद्र के उपकर एकत्र करने तथा इसे भारत में संचित निधि में जमा करने का अधिकार देते हैं। इसके बाद धन के विशिष्ट उद्देश्य के लिए उपयोग करने हेतु अलग कोष को अंतरित किया जाता है। इम्पॉसिबिलिटी ट्रिनिटी या ट्रिलेमा, यह शब्दावली इस विचार को संदर्भित करती है कि एक अर्थव्यवस्था निम्नलिखित 3 विकल्पों को एक ही समय पर नहीं अपना सकती है। स्वतंत्र मौद्रिक नीति अपनाना, एक निश्चित विनिमय दर को बनाए रखना, अपनी सीमाओं के पार पूंजी को मुक्त प्रवाह की अनुमति देना। यह विचार 1960 के दशक में शुरुआत की गई कनाडाई अर्थशास्त्री रॉबर्ट मंडेल और ब्रिटिश अर्थशास्त्री मार्कस फ्लेमिंग ने स्वतंत्र रूप से प्रस्तावित किया था। इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार कोई भी अर्थव्यवस्था उपयुक्त तीनों नीतिगत विकल्पों में से दीर्घावधि में एक साथ केवल का ही चयन कर सकती है। उदाहरण के लिए, यदि विनिमय दर निश्चित है लेकिन देश की सीमा के पार पूंजी प्रवाह के लिए खुला है, तो इसे स्वतंत्र मौद्रिक नीति नहीं हो सकती। प्रोजेक्ट भीष्म के तहत आरोग्य मैत्री क्यूब, भारत ने आरोग्य मैत्री क्यूब नाम से दुनिया का ऐसा पहला आपदा अस्पताल बनाया है जिसे 72 क्यूब्स के असेंबल और एयरलिफ्ट किया जा सकता है। इन क्यूब्स के आपदा में जीवित बच्चे 200 लोगों के लिए 48 घंटे तक की सहायता हेतु चिकित्सा उपकरण और अन्य आपूर्ति विद्यमान है। इन मेडिकल क्यूब्स को प्रोजेक्ट भीष्म के तहत स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। प्रोजेक्ट भीष्म भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री, भारत पहले ही सद्भावना दर्शाते हुए म्यांमार को 2 आरोग्य मैत्री क्यूब दान कर चुका है। इसके अलावा श्रीलंका को दान के लिए 1 क्यूब तैयार किया जा रहा है। ग्राम उद्योग विकास योजना, ग्राम उद्योग विकास योजना सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय ने शुरू की है। इसी खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग प्रबंधित कर रहा है। ग्राम उद्योग विकास योजना खादी और ग्राम उद्योग विकास योजना के घटकों में से एक है। KGVY एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। KGVY के अन्य घटक खादी विकास एवं योजना खादी अनुदान है। उद्देश्य ग्राम उद्योग को सामान्य सुविधाएं, तकनीकी और आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण आदि के माध्यम से प्रोत्साहन व विकास तथा अन्य सहायता और सेवाएं के माध्यम से ग्राम उद्योग को बढ़ावा देना है। इससे निम्नलिखित गतिविधियां शामिल है: वेलनेस, कॉस्मेटिक उद्योग, हस्तनिर्मित कागज आदि। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, दीक्षा प्लेटफॉर्म, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीज़न अपने मौजूदा दीक्षा प्लेटफॉर्म के पर्सनालिटी एडजेक्टिव लर्निंग PAL के एकीकृत कर रहा है। NEGD इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। PAL का सॉफ्टवेयर आधारित उपागम अप्रोच है जो कि प्रत्येक छात्रों को व्यक्तिगत रूप से सीखने का अनुभव प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। दीक्षा शिक्षा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के तहत एक पहल है। यह प्लेटफॉर्म राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूली शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ई-कंटेंट, सभी कक्षाओं के लिए QR कोड आधारित पाठ्य पुस्तकें, एक राष्ट्रीय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है। यह दृष्टिबाधित छात्रों को स्क्रीन रीडर जैसी सहायक प्रौद्योगिकियों के उपयोग के माध्यम से वेबसाइट्स का उपयोग करने के सुविधा प्रदान करता है। दृष्टिबाधिकों को बधिर, हेयरिंग इम्पेयर्ड लोगों के लिए विशेष ई-कंटेंट डिजिटली एक्सेसिबिलिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम DAISY को विकसित किया गया है। एशियाई जंगली कुत्ता ढोल, कर्नाटक के शिवमोगा जिले में एशियाई जंगली कुत्ते को देखा गया है। इस स्थान पर इनका देखा जाना एक दुर्लभ घटना है। एशियाई जंगली कुत्ते ढोल के बारे में, ढोल वन पारिस्थितिकी तंत्र के शीर्ष शिकारियों में से शामिल है। यह डॉग फैमिली का एक मांसाहारी जीव है। यह मध्य, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के जंगलों में पाया जाता है। इनकी अधिकतर आबादी भारत, नेपाल, भूटान और थाईलैंड में पाई जाती है। संरक्षण IUCN में स्थिति इंडेंजर्ड साइट्स की परिशिष्ट 2 में शामिल है। खतरे, पर्यावरण के नुकसान, शिकार के लिए जीवों की कमी, प्रतिशोध के कारण हत्या आदि।
भारत द्वारा की गई पहले ढोल संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हाइपरलूप टाटा स्टील और TUTR हाइपरलूप तकनीक के विकास पर संयुक्त रूप से कार्य करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। TUTR हाइपरलूप IIT मद्रास के संचालित एक डीप टेक स्टार्टअप है। हाइपरलूप यात्रियों एवं कार्गो के लिए प्रस्तावित एक अल्ट्रा हाई स्पीड युक्त जमीनी परिवहन प्रणाली है। इसकी गति 700 मील प्रति घंटे से अधिक होती है। हाइपरलूप की अवधारणा को एलन मस्क और उनकी कंपनी स्पेस एक्स तथा अन्य कंपनियों द्वारा प्रचारित किया गया है। इसके 3 आवश्यक घटक होते हैं। ट्यूब पॉइंट टर्मिनल्स ट्यूब एक बड़ी पॉट से आने वाले मार्ग को छोड़कर पूरी तरह से बंद एवं कम दबाव वाली प्रणालियों को वैक्यूम ट्यूब्स आमतौर पर एक लंबी सुरंग होती है। पॉड एक कोच के बीच कोच है जिस पर वायुमंडलीय दाब के बराबर दबाव को बनाए रखा जाता है तथा इसमें चुंबकीय प्रणोदन का उपयोग किया जाता है जो कि ट्यूब के भीतर वायु प्रतिरोध या घर्षण को काफ़ी हद तक कम या लगभग समाप्त कर देता है। टर्मिनल पॉड के आगमन पर प्रस्थान एरिवल्स एंड डिपार्चर्स को प्रतिबंधित करता है। सुर्खियों में रहा स्थल इरिट्रिया राजधानी अस्मारा। इरिट्रिया राजनीतिक सीमा अवस्थिति यह एक पूर्वी अफ्रीकी देश है जो कि लाल सागर के तट पर स्थित है। इरिट्रिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आता है। इरिट्रिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आता है। इसकी सीमाएं सूडान, इथोपिया और जिबूती के साथ लगती है। इसकी सीमाएं सूडान, इथोपिया और जिबूती के साथ लगती है। समुद्री सीमा सऊदी अरब और यमन के साथ लगती है। भौगोलिक विशेषताएं प्रमुख नदी गस्त जैसे स्टेटिस, बराका और एन सेवा है। उच्चतम बिंदु माउंट सोयरा। Thank you so much.